चल देखें, हम लोग जहाँ तक पहले क्लास में पढ़े हैं उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ तक, जो रिवीजन वाला बैच है 12th का जिनका एग्ज़ाम है, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का हो या ICSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड का हो, 12th का जिनका एग्ज़ाम हो उनके लिए ये ऑनलाइन का क्लास जो है वो है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कूलम्ब्स लॉ लास्ट पढ़े थे हम लोग, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम, उसके आगे था उसी का वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए कूलम्ब्स लॉ जो स्केलर फॉर्म में पीछे कल हम पढ़े थे उसी को केवल वेक्टर फॉर्म में लिख देना है। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, मतलब एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो एक फोर्स जो लगेगा, फोर्स जो है यानी कि बल जो है वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इस कारण से इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। और इसके वेक्टर फॉर्म का मतलब केवल ये होता है कि आपको दिखाना है कि ये जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, यानी न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। और जिस पे लगता है इसको फोर्स को F से लिखते हैं, बल को 1 पे लगा यानी Q1 पे लगा, Q2 लगा है तो F12 लिखते हैं और वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे। उसी तरह इधर वाले को लिखेंगे 21, F21। ठीक, जब आप फोर्स निकालना शुरू कीजिएगा F12 पे, ठीक, एक डायरेक्शन हुआ जो Q1 से जा रहा है किस तरफ, Q2 की तरफ, यूनिट वेक्टर से इसको लिख लेंगे अगर तो 1 2 लिखेंगे। और एक हुआ जो Q2 से आएगा किस तरफ, Q1 की तरफ, तो इसको लिखेंगे R⁻21। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है वो 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसके इंटू करने से कहीं कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, केवल ये डायरेक्शन को यानी कि दिशा को निरूपित करता है, दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया, यह वेक्टर 12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर हो गया। ये 1 2 पे मतलब 1 पे लगा रहा है और लगा रहा है 2, तो जब 2 लगाने के लिए आएगा तो उसमें डायरेक्शन यहाँ ये यूज होगा R⁻21, ये यूनिट वेक्टर हुआ। ठीक है, इकाई सदिश हुआ R⁻21 जो दिशा बता रहा है Q2 से Q1 की तरफ, यानी कि R⁻21 जो है एक यूनिट वेक्टर है which represents the direction from Q2 to Q1, यानी Q2 से Q1 की तरफ बताना। इसी तरह से आप दूसरा बनाइए F⁻21 का वैल्यू, F⁻21 बताइएगा तो क्या है, तो कांस्टेंट ही था, जब तक मीडियम नहीं चेंज होगा तब तक इसका वैल्यू चेंज नहीं, यानी जब तक माध्यम नहीं बदलेंगे तब तक इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। उसके बाद Q1 Q2 भी अभी सेम ही है, डिस्टेंस भी सेम ही है, लेकिन डायरेक्शन इसका हो गया, इस बार Q1 जो है वो जाएगा किस तरफ, Q2 की तरफ, तो यहाँ पे यूज करेंगे R⁻12 का इक्वेशन सेकंड होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये F⁻12 है, ये F⁻21 है, बाकी सारा चीज आपको दिख रहा होगा सेम है, लेकिन यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन दोनों का अलग है, अलग डायरेक्शन है। लेकिन इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Q1 से Q2 तक, Q2 से Q1 तक। ऐसा तो वैल्यू है नहीं कि इधर से जाएंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर से जाएंगे 50 सेंटीमीटर, ऐसा तो होगा नहीं कहीं डिस्टेंस के बारे में, दूरी के बारे में। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी दोनों तरफ से सेम है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है, जिसके कारण से एक कोई वैल्यू प्लस में लेंगे तो उसका अपोजिट वाला जो वैल्यू होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो यहां से जब यूनिट वेक्टर का हम लोग लिखेंगे तो R⁻12 और R⁻21 ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, वैल्यू सेम है, लेकिन एक प्लस में होगा एक माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये अगर मान लीजिए आप इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड का वैल्यू आप रख दीजिए या तो सेकंड में या फर्स्ट में, किसी एक में आपको इसका वैल्यू
पुट कर देना, रख देना, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड का वैल्यू जब आप रख दीजिए तो आर कैप 2 1 यहाँ दिख रहा है आपको, आर कैप 1 2 दिख रहा है, 1 2 को इससे बदल दीजिए तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पे, यानी कि इक्वेशन थर्ड का वैल्यू पुट करेंगे किसमें, 2 में, तब क्या हुआ, तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये आर कैप 1 2 जो था इसके बदले यहाँ वाला वैल्यू लिखेंगे माइनस आर कैप 2 1, माइनस को आगे कर लीजिए, केवल माइनस को आगे कर लीजिए, माइनस को जब आगे कर लेंगे आप माइनस को आगे करने के बाद आपके पास वैल्यू बचेगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और आर कैप 2 1। अगर अब इसको आप देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट से तो ये पूरा यहाँ का वैल्यू है, ये पूरा इसका वैल्यू है जो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा वैल्यू, ये के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर कैप 2 1। मतलब इस पूरे को अगर हम चेंज कर दें किससे, इस पूरे को अगर वैल्यू हम चेंज कर देंगे तो हो जाएगा एफ वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू, पीछे वाला जो वैल्यू था वो देखिए कितना था, यह वेक्टर 2 1 का वैल्यू निकाल रहे थे, यह वेक्टर 2 1 का निकाल रहे थे, तो एफ वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू, केवल माइनस आगे में है, यह वेक्टर 1 2, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश रूप। और इसका मतलब केवल ये, ऐसा नहीं है कि ये प्लस में और ये माइनस नहीं होगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसी को प्लस में लिख लीजिए और जो दूसरा वाला है उसको माइनस में लिख लीजिए। ये केवल ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब है कि ये फॉलो करता है न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन को, जिसमें दोनों चार्ज एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। यानी कि ये पालन करता है न्यूटन के तीसरे नियम का, जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे पे बल बराबर लगाएगा और दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा। वही कारण है कि एक प्लस में रहेगा तो दूसरा हमेशा माइनस में होगा, ठीक है। अब इसी में आता है कि वेक्टर फॉर्म में जब आप लिखिएगा तब कैसे लिखिएगा कूलम्स लॉ को, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखेंगे के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना वैल्यू होता है। एक इसमें और एक बायोट सावर्ट लॉ जो मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, चुंबक वाले चैप्टर, दोनों में होता है। यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी है ना, ऊपर में वेक्टर बनाने के लिए यहाँ आर वेक्टर से इंटू कर लेते हैं और यहाँ एक आर बढ़ा लेते हैं, ऐसा। तो यही वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो जाएगा और बगल में आर वेक्टर। ये हो गया कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दिख रहा है यहां तक सब कुछ? अब ये वेक्टर फॉर्म हो गया हम लोग का। इसके बाद फिर आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म का मतलब केवल ये होता है, सदिश रूप का मतलब कि ये पालन जो करता है वो न्यूटन के तीसरे नियम का, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अब है, आप पढ़ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। ये आगे बता रहे हैं, वो फोर्स के लिए भी होता है और फील्ड के लिए भी, इसीलिए पहले फील्ड पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर लिखेंगे। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए एक चार्ज है Q, ठीक है। विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं हम लोग? ये चार्ज है Q, इसके चारों तरफ एरिया होगा, सरफेस होगा, ठीक। इसमें जब आप किसी दूसरे चार्ज को लाइएगा, मान लीजिए ये Q1 था और ये Q2 है, इसको जब इसके अंदर लाइएगा तो जहां तक में इस पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा
उसी एरिया या सरफेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि द एरिया और सरफेस अराउंड ए चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अनुभव करता है विद्युत बल का इलेक्ट्रिक फोर्स का, उसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और डिफिनीशन होता है पर यूनिट चार्ज के फॉर्म में, यानी कि किसी आवेश को जब आप लाते हैं तो पर यूनिट एरिया पे, ये पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, इस चार्ज को जैसे ला रहे हैं इसमें ला रहे हैं, तो इसको लाने में जो पर यूनिट यानी प्रति एकांक आवेश पे फोर्स लगेगा, बल लगेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू। ठीक, जिस क्यू को लाते हैं वो कहलाता है यहाँ टेस्ट चार्ज, यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश, जिसको लाके हम केवल चेक करते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, जबकि जिसका फील्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज? सोर्स चार्ज, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्रोत आवेश। स्रोत मतलब समझते हैं जिससे आपको कोई चीज मिल रहा है, तो जिसका फील्ड होता है, क्षेत्र होता है, उसको स्रोत बोलते हैं, और जिसको लाके हमें पता चल जाता है कि यहाँ फील्ड है या नहीं है, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो जब आप किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसके प्रति एकांक पे जो बल लगता है उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिसको लिखते हैं ई से। ई बराबर होता है एफ बाई क्यू के। अब इस एफ बाई क्यू से, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू से हम लोग समझेंगे इसका एसआई यूनिट, एसआई मात्रक। ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, उसके बाद इसी का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर ऐसे यहीं से बना सकते हैं, ऐसे एक आगे रिलेशन पढ़ेंगे, डेरिवेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, लेकिन यहां से भी आप बना सकते हैं E इज इक्वल टू, अभी आपके पास है न्यूटन पर कूलम, इसमें मीटर इंटू कर लीजिए और मीटर डिवाइड कर लीजिए, तो ऊपर का आंसर बन गया आपका न्यूटन मीटर और नीचे का आंसर बन गया कूलम मीटर। न्यूटन फोर्स का है, बल का है, और मीटर जो है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट का है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो बनाएगा वर्क को, यानी कि वर्क हो गया। वर्क के बदले वर्क ना लिख के इसका यूनिट लिख लेंगे। वर्क मतलब न्यूटन मीटर जो है वो इंटू होकर बन जाएगा जूल का आंसर, और कूलम मीटर जूल पर कूलम। जूल पर कूलम मतलब वर्क पर यूनिट चार्ज जो होता है वो होता है आंसर किसका? वोल्ट का। ये वोल्ट का आंसर बनेगा, यानी कि V, और नीचे में मीटर, यानी कि इसका आंसर हो गया एक वोल्ट पर मीटर। दूसरा इसका डायमेंशन यानी कि बीमा, डायमेंशन जो इसका होगा बीमा, वो फिर से बनेगा ऊपर में फोर्स का होता है MLT-2 और चार्ज का होता है AT और IT, तो हो जाएगा ये MLT-3, T नीचे में प्लस था, ऊपर जाके 2 पहले से था, एक और गया -3, A नीचे में प्लस है, ऊपर जाके -1, या यही हो जाएगा MLT-3 I-1। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक और बीमा। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे कि ये वेक्टर है या स्केलर है, वेक्टर है या स्केलर है। तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। ठीक, इसमें फोर्स जो क्वांटिटी है वो वेक्टर यानी कि सदिश है, जबकि Q जो है वो स्केलर है यानी कि अदिश है। जब भी एक वेक्टर, आप पढ़ चुके हैं, पहले कई बार पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में मेन रूप से पढ़ना था वेक्टर और स्केलर, जिसमें वेक्टर तब आंसर बनेगा जब एक स्केलर और एक वेक्टर हो, या दोनों का दोनों वेक्टर। यहाँ एक वेक्टर है और एक स्केलर है, एक वेक्टर है और एक स्केलर है, तो ये हर हाल में जो आंसर बनेगा वो वेक्टर ही बनेगा, यानी कि ये कौन सा राशि बनेगा? सदिश राशि। वेक्टर का मतलब हो गया सदिश, और नीचे में जो स्केलर है वो है अदिश। जब भी एक अदिश और एक सदिश रहेगा, आंसर हमेशा सदिश राशि होगा, आंसर हमेशा सदिश राशि होगा।
ठीक है, तो ये वेक्टर बन गया। जब दोनों वेक्टर होता है यानी कि दोनों सदिश होता है तब वो सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। जो डॉट वाला पढ़ते हैं और कौन सा क्रॉस वाला, डॉट लगेगा कोस लगेगा तो अदिश होगा यानी कि स्केलर होगा, और साइन लगेगा तो सदिश होगा यानी कि वेक्टर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया ई का जो वैल्यू होता है, ये तो पढ़ लिए, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, ये वेक्टर है। कैसे है, E जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं संरक्षी होता है, मतलब ये एकाएक टूट नहीं सकता इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी डायरेक्ट ब्रेक डाउन इसका नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक डाउन होने पे ये अपने पाथ को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कहीं टूट जाएगा तो ये पूरा रास्ता नहीं कर पाएगा, मतलब जब भी चलता है तो प्लस से शुरू होता है, ये आगे इसके प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, माइनस पे जाके खत्म हो, बीच में कहीं टूटेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया कि ये कंजर्वेटिव है। उसके बाद सोर्स और जो टेस्ट चार्ट था वो पीछे बताया। अब है इसका प्रॉपर्टीज। विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण, या पहले विद्युत क्षेत्र रेखा समझते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा भी इसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा, तो जैसे कहीं भी विद्युत क्षेत्र है, ये इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी मतलब ये कभी हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये हमको दिखेगा नहीं, केवल इसको समझा जा सकता है कि यहाँ पे चार्ज है, इसके लिए जो लाइन हम ड्रॉ करके कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, यही जो लाइन खींच रहे हैं यही कहलाएगा विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा ये इमेजिनरी है, यानी कि ये कैसा है, काल्पनिक रेखा होता है। तो वैसी काल्पनिक रेखाएं जिसके द्वारा हम कहीं भी विद्युत क्षेत्र को निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं, उसी को कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र रेखा। यानी कि दैट इमेजिनरी लाइंस by which we can represent or show electric field at any point or surface is known as electric field lines। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो अगर चार्ज प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, प्लस और माइनस तो प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो बाहर की तरफ है, मतलब ये इस तरीके का लाइन खींच दीजिए, सब में एरो जो बना दीजिए वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बना दीजिए, बाहर की तरफ। यही अगर चार्ज माइनस में होगा तो इसी का उल्टा हो जाएगा, ये इनवर्ड होगा यानी कि अंदर की तरफ होगा इसका डायरेक्शन। ठीक है, और अगर एक ही साथ आपको प्लस भी आ रहा है और माइनस भी है, यानी कि एक ही साथ दिखाना है आपको प्लस क्यू के साथ और माइनस क्यू के साथ, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू में क्या होता है, प्लस वाले से शुरू होगा और जाएगा कहां पे, माइनस वाले पे, प्लस वाले से शुरू होगा जाएगा माइनस पे, ये कभी भी माइनस से प्लस पे नहीं लौटता। यही कारण है कि आगे प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे, ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता, बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। तो ये हो गया। अब है इसका गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। पहला विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखा कहीं भी आप खींच रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस पे कहीं भी आप टेंजेंट को ड्रॉ कीजिएगा, जिसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, तो वो जो है बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को उस पॉइंट पे, यानी कि उस पॉइंट पे फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का कौन सा दिशा होगा ये तय करता है उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। यानी जब आप किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच देते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पे, तो वो उस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, दूसरा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करता। प्रतिच्छेद कैसे कर देगा, प्रतिच्छेद अगर कर देगा तो देखिए यहाँ पे पॉइंट एक ही है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, पॉइंट एक ही, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है इस लाइन के लिए, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है इस लाइन के लिए, पॉइंट एक ही है, और ई का जो कुल डायरेक्शन हो गया वो डायरेक्शन हो गया कितना, 2, और ये रियल में यानी कि वास्तव में कभी संभव नहीं। यानी कि अगर ये दोनों प्रतिच्छेद कर देगा तो एक ही बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का 2 दिशा हो जाएगा,
जो वास्तव में कभी संभव नहीं, यानी कि वो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डायरेक्शन हो जाए, 2 डायरेक्शन हो जाए। इस कारण से दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, उसके बाद है तीसरा प्रॉपर्टीज है इसका कि जैसे जैसे ये एक दूसरे के नजदीक होता है, एक दूसरे के नजदीक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक दूसरे मतलब क्या होता है, मजबूत होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है जब एक दूसरे के नियर रहेगा तब। ठीक, और ये जैसे जैसे एक दूसरे से अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक हो जाएगा, यानी कि कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगर एक दूसरे के नजदीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यानी कि एक दूसरे के निकट होने पे विद्युत क्षेत्र जो होगा वो मजबूत होगा, और एक दूसरे से दूर हो जाने पे विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि जब भी कोई सी कंडक्टर से या किसी भी जगह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा प्लस वाले से और लाइटेगा किस पे, माइनस वाले पे। ठीक, प्लस से शुरू होगा, माइनस वाले पे खत्म होगा, ये कभी माइनस से प्लस पे लौटता नहीं। इसी कारण से ये जो है ये कभी भी क्लोज्ड लूप, यानी कि बंद लूप जिसको बोलते हैं, पूरा का पूरा बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। ये कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्लोज लूप तब मतलब बंद समझते हैं ना, पूरा का पूरा रास्ता बंद हो जाए, जैसे प्लस से गया किस पे, माइनस पे, और फिर ही चला आता था, पूरा का पूरा रास्ता क्या हो जाता, बंद हो जाता। लेकिन ऐसा इसमें कभी होता ही नहीं, ये केवल प्लस वाले से जाता है किस पे, माइनस वाले पे, जिसके कारण ये माइनस से प्लस पे कभी लौटता नहीं, जिसके कारण ये कभी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है, बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद है एक कि जब ये चलता है किसी भी कंडक्टर से निकलेगा, ये कंडक्टर है मान लीजिए, ठीक, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला, यहां से निकलेगा तब भी परपेंडिकुलर होगा, यहां पे जब लौटेगा प्लस वाले से माइनस वाले पे लौटेगा, प्लस वाले से बाहर की तरफ निकलेगा और माइनस वाले पे लौटेगा, तो यहां से भी परपेंडिकुलर होता है, और जब इंट्री लेगा वापस में माइनस वाले पे तब भी परपेंडिकुलर। लेकिन इसका जो बीच का पाथ होगा ये जो होता है ये कर्व होता है, यानी कि वक्र होता है, वक्र होता है मतलब मुड़ा हुआ होता है। अगर ऐसा नहीं होगा कि कभी प्लस से माइनस पे नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, ये इतना सारा जो है वो प्रॉपर्टीज है विद्युत क्षेत्र रेखा का, यानी कि गुण है विद्युत क्षेत्र रेखा का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसके बाद है ये पीछे जो एक टॉपिक हम लोग का छूट रहा है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत दो तरीके का होता है, एक फोर्स के लिए यानी कि बल के लिए, और एक होता है विद्युत क्षेत्र के लिए। दोनों एक ही जैसा है, केवल अध्यारोपण जब भी आए इसका मतलब आपको समझना है योग है, जो भी चीज है। कौन सा योग है, सदिश योग, यानी कि वेक्टर फॉर्म में जब आप सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो सारा बनेगा आंसर अध्यारोपण के सिद्धांत का। जैसे समझिए ये Q कोई चार्ज है, इस पे Q1, Q2, Q3, इसी तरीके का Qn, अलग अलग फोर्स लगा रहा हूं, Fn, F3, F2 और F1। तो अगर इस चार्ज पे टोटल रिजल्टेंट वैल्यू होगा, यानी कुल परिणामी बल निकालेंगे, तो वो इन सभी का सदिश योगफल होगा। यानी कि अगर यह वेक्टर है तो यह वेक्टर बराबर होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इसी तरीके से Fn वेक्टर। यानी कि किसी भी चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा अप्लाइड फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। वही अध्यारोपण का सिद्धांत फोर्स के लिए। इसी सेम तरीके का आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, कि अगर रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है और बाकी अलग अलग का E1, E2, E3 ऐसा है, तो En तक इसको सम कर देंगे, वही आंसर बन जाएगा अध्यारोपण के सिद्धांत किसका, विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, इसके आगे कल पढ़ते हैं।